हाय स्टूडेंट्स, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन्स। आई नो थोड़े दिन से वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रहा था। एक्चुअली जो मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ इसमें प्रॉब्लम आ रही थी और कहीं ठीक भी नहीं हो पा रहा ड्यू टू लॉकडाउन। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ठीक किया है इसको खुद ही ट्राई किया, हाथ पैर मार के कि हो जा, तो फाइनली अभी वर्किंग कंडीशन में आ गया है। तो अब हम बातें बाद में करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे 100% चांसेस हैं और ये एग्जाम चाहे इंटर लेवल का हो या फाइनल लेवल का हो, ये टॉपिक एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अमेंडमेंट हुई है और बहुत अच्छी अमेंडमेंट हुई है। सेक्शन 112A, सर हम तो कैपिटल गेन पढ़ रहे थे, उसकी रेंज है 45 से 55, तो ये 112A कैसे आ गया इसके अंदर? इसको समझाने के लिए आपको एक चीज बताता हूं। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे कैपिटल गेन, मैं इसको बाइफिकेट कर रहा हूं सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। नहीं, सुन, हमें गेन हुआ सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स के ऊपर। मैंने क्या बोला? लिस्टेड शेयर्स को बेचा, या फिर मैंने सेल किया इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को। दो चीज सेल कर रहा हूं, या तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ये क्या होते हैं ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। या फिर मुझे गेन हो सकता है कुछ और बेच के, सेल ऑफ एनी अदर एसेट। मतलब बाइफिकेट कर दिया, एक तरफ बोला शेयर्स को बेचो, लिस्टेड शेयर्स को, और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स को बेचो। एक तरफ क्या बोला, इन दोनों के अलावा कुछ भी बेचो, गोल्ड बेचो, अनलिस्टेड शेयर बेचो, घर बेचो। ठीक है सर, आने वाला गेन दो तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म होगा नहीं तो लॉन्ग टर्म होगा। ऐसे ही यहां पे होगा, शॉर्ट टर्म होगा नहीं तो लॉन्ग टर्म होगा, है ना? हाँ सर। अब एक बात समझो, अगर इन दोनों पे इक्विटी शेयर जो लिस्टेड हैं और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पे अगर शॉर्ट टर्म गेन होता है मुझे, तो मैं उस पर टैक्स निकालता हूं 15% का। मतलब अगर मुझे 1 लाख का गेन हुआ तो क्या रेट लगेगा मेरा? 15% के हिसाब से 15,000। 10 लाख का गेन हुआ 15% के हिसाब से 1.5 लाख। समझ आया इतना? ठीक है सर। अब समझो, अमेंडमेंट से पहले की बात बता रहा हूं, क्या हुआ करता था अगर ये होता लॉन्ग टर्म का गेन, ये था पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। गवर्नमेंट कहती थी अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को बेचा और बेचने के बाद जो गेन हुआ वो लॉन्ग टर्म का गेन है, तो कितना मर्जी गेन हो, चाहे 100 करोड़ का गेन क्यों ना हो, हम आपसे 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेंगे। पूरे का पूरा गेन एग्जेम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। ठीक है? ठीक है सर। पता है आपको ये 15% के हिसाब से और ये एग्जेम्प्ट ऐसे क्यों होता था? इसका सुनो लॉजिक। 1 अक्टूबर 2004 को गवर्नमेंट एक टैक्स लेके आई थी, STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये क्या होता था? देखो, लिस्टेड शेयर्स की बात कर रहा हूं सिर्फ। हाँ सर, सिर्फ लिस्टेड शेयर्स की बात कर रहा हूं। लिस्टेड शेयर मतलब कौन से? जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे कि NSE में लिस्टेड होंगे, नहीं तो BSE में लिस्टेड होंगे। हाँ सर। तो यहां पे ना 1 अक्टूबर 04 से क्या हुआ, जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर खरीदो या बेचो, आप शेयर खरीदो या बेचो, दोनों ही ट्रांजैक्शंस पे गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स ले लेती है, STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब मान लो आपने 1000 शेयर लिए 50 रुपए के हिसाब से। कितने की परचेज करी आपने? सर मैंने परचेज करी 50,000 रुपए की। 50,000 के ऊपर लग गया आपका STT एट द टाइम ऑफ परचेज। अच्छा सर, पूरे 50,000 पे लग जाएगा? हाँ, पूरे 50,000 पे लग जाएगा। ये प्रॉफिट पे नहीं है, पूरी परचेज वैल्यू और पूरी सेल वैल्यू पे है। ठीक है सर। हो सकता है 2 साल के बाद आपने 1000 रुपए के 1000 शेयर 100 के हिसाब से बेच दिए। कितने रुपए के बेचे? सर मैंने 1 लाख के बेचे। 1 लाख पे दोबारा लग गया STT आपका। अच्छा, परचेज वैल्यू 50,000 पे लग गया, सेल वैल्यू 1 लाख पे लग गया, STT लग गया? लग गया सर। गेन कितना हुआ? सर आपको गेन हुआ 50,000 का, क्योंकि 50,000 की चीज ली, 1 लाख की बेची, 50,000 कमा लिए। इसके ऊपर ये जो आपका गेन निकल के आया 50,000 का, अगर ये शॉर्ट टर्म होता तो टैक्स लगता
15% के हिसाब से, और अगर ये लॉन्ग टर्म होता टैक्स लगता 0, क्योंकि ये पूरा एग्जेम्प्ट था 1038 के अंडर। समझ आया एग्जेम्पशन क्यों दी थी? क्योंकि ऑलरेडी एसटीटी पे हो रहा था आपका, दोबारा टैक्स क्यों पे कराना आपसे? ठीक है सर। सर अमेंडमेंट क्या हुई? अमेंडमेंट ये हुई, देखो मान लेते हैं ये हमारा सबसे स्मार्ट लड़का है क्लास का, तालिब नाम का। तालिब ने 5 जून 2007 को 5 जून 2007 को एक गर्लफ्रेंड बनाई। शेयर नहीं खरीदे, गर्लफ्रेंड बनाई। ठीक है जी, बना ली गर्लफ्रेंड, ये इसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तालिब सोचा मैं शादी करूंगा 2019 में जाके। तालिब ने डेट फिक्स कर रखी है 30 सितंबर 2019, इस दिन को मैं शादी करूंगा, 12 साल तक साथ रहूंगा फिर शादी करूंगा। तो इसी दिन, अब शादी के लिए पैसे चाहिए थे, तो तालिब ने क्या किया? तालिब ने इसी दिन 500 शेयर ले लिए रिलायंस के एट द रेट ऑफ 100 ईच। तालिब ने क्या किया? 500 शेयर ले लिए रिलायंस के 100 रुपए के ईच के हिसाब से, यानी कितने रुपए लगा दिया तालिब ने? तालिब ने 50,000 रुपए के शेयर ले लिए 2007 में। कब बेचूंगा? 2019 में बेचूंगा, और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं शादी कर लूंगा। वेरी गुड। ठीक है जी, अब देखो क्या हुआ। तालिब खुश क्यों है? क्योंकि तालिब को पता है अगर 2007 में लिए शेयर 2019 में जाके बेचूंगा, लिस्टेड शेयर्स हैं, तो जितना भी गेन होगा पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। हाँ सर, बड़ा खुश था वो। पर पता है एक दिन क्या हुआ? 1 फरवरी 2018 आया। क्या आया? 1 फरवरी 2018 अरुण जेटली जी आए बजट प्रेजेंट करने, और बजट में पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हमने आपको जो 1038 की एग्जेम्पशन दी थी, जो कहती थी लिस्टेड शेयर्स पे अगर लॉन्ग टर्म का गेन है वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है 1038 में, आज 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 हम वो एग्जेम्पशन विड्रॉ कर रहे हैं। यानी अब अगर आपने कोई शेयर बेचे और लॉन्ग टर्म का गेन हुआ, एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्स जाएगा। तालिब पागल हो गया, कह रहा सर आपने परचेज वैल्यू पे एसटीटी लिया, सेल वैल्यू पे भी एसटीटी लोगे और अब कैपिटल गेन भी लोगे, नाइंसाफी कर रहे हो, मैंने इसीलिए आपको वोट दिया था क्या? उन्होंने बोला रुक जा तालिब, रुक जा, पूरी बात तो सुन ले। ऐसा नहीं है कि पूरा बोल रहा हूं तेरे को मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म गेन होगा तो सिर्फ 10% के हिसाब से टैक्स लूंगा। पहला लड्डू क्या दिया? सिर्फ 10% के हिसाब से टैक्स। तालिब नहीं माना, सर क्या मजाक है, टैक्स तो टैक्स है। उन्होंने बोला और रुक, एक और बेनिफिट सुन, LTCG अप टू ₹1 लाख इज एग्जेम्प्ट। मतलब अगर तूने शेयर्स को बेच के 80,000 रुपए कमाए कोई टैक्स नहीं, 1 लाख कमाए कोई टैक्स नहीं, 1.5 लाख कमाए तो सिर्फ 50,000 का टैक्स, क्योंकि 1 लाख की एग्जेम्पशन है। 2 लड्डू मिल गए तालिब को। पहला लड्डू क्या मिला? लॉन्ग टर्म गेन पे 10% टैक्स। दूसरा क्या मिला? 1 लाख तक की एग्जेम्पशन। तालिब नहीं माना, कह रहा नहीं सर टैक्स तो फिर भी है ना। अरुण जेटली ने बोला बड़ा ही भुक्कड़ बंदा है भाई साहब, इतना मांग रहा है, चल ले एक और चीज ले यार तू ले। अब पता है क्या बोला उन्होंने? बोला जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है ना, जो हम कैपिटल गेन निकालते हुए यूज करते हैं, हम क्या करते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, आती है नेट कंसिडरेशन, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिससे गेन पे आते हैं। तालिब ने बोला हाँ करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला अभी तक आप क्या करते थे? आप कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म का गेन है, तो इंडेक्स कॉस्ट निकालते थे। तालिब ने बोला हाँ। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो सर, देखो तालिब जी, हम यहां पे आपको इंडेक्सेशन नहीं दे रहे। अब तालिब ने बोला बेनिफिट थोड़ी हुआ, इंडेक्सेशन नहीं दे रहे तो नुकसान हो गया। इंडेक्सेशन नहीं देने का मतलब तो ये हो गया जितने का लिया था उतनी वैल्यू। अरुण जेटली ने बोला बात तो सुन ले भाई, बात तो सुन, मैं कह रहा हूं इंडेक्सेशन नहीं दूंगा, पर मैं एक और चीज बोल रहा हूं। देख तालिब, मैं किस दिन आया? मैं 1 फरवरी को आया बोलने के लिए कि मैं आज से टैक्स लगा रहा हूं। तालिब ने बोला हाँ। तो अरुण जेटली ने पूछा तालिब एक बात बता, आखिरी चैन की रात तू कब सोया था जब ये टैक्स नहीं था? आपसे पूछ रहा हूं वीडियो देखने वालों, तालिब आखिरी चैन की रात कब सोया था? अगर अरुण जेटली जी 1 फरवरी को आके बजट अनाउंस कर रहे हैं तो तालिब आखिरी चैन की रात कब सोया था? सर इससे एक दिन पहले सोया होगा ना, 31 जनवरी 18 को।
हाँ, तो अब जेटली जी ने क्या बोला, तालिब वो चैन की रात 31 जनवरी को साथ सोया था तू? हाँ, 31 जनवरी को सोया था, चैन से सोया था। तो अब तालिब तू ये बता, फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी शेयर्स की 31 जनवरी को? मतलब जिस दिन तक टैक्स नहीं था 31 जनवरी को ये रिलायंस का शेयर अगर लिस्टेड है तो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में कोई प्राइस चल रहा होगा इसका। तालिब ने बोला हाँ चल रहा होगा। मान लो वो प्राइस चल रहा था 700 पर शेयर का। ठीक है, कब की फेयर मार्केट वैल्यू है? वो आखिरी रात बजट आने से पहले 31 जनवरी 18 की रात को कितने का चल रहा है शेयर? 700 रुपए का चल रहा है। ठीक है जी, अब इसने बोला ये मेरी कॉस्ट है। तालिब ने क्या बोला? 700 मेरी कॉस्ट है। जेटली ने बोला पूरी बात तो सुन ले तालिब, क्या करता है, माना तेरी शक्ल बुरी है, बात तो अच्छी करा कर। नहीं, तालिब बहुत स्मार्ट है। तालिब इतना स्मार्ट है कि मानसी सुबह उठते तालिब की फोटो देखती है, हाँ इतना स्मार्ट, मुझे भी स्मार्ट बनना है। मानसी हमारी टॉपर, आपको याद ही होगी। मानसी बहुत अच्छी टॉपर थी, जब से उसने चंदा के साथ बैठना स्टार्ट किया चंदा ने उसको अपनी तरह बना दिया। अब मानसी भी नहीं पढ़ती, चंदा भी नहीं पढ़ती। ये सारे एग्जाम्पल काल्पनिक होते हैं, सीरियसली मत लेना। चल फाइनली तालिब ने कब बेचने थे शेयर? सर 30 सितंबर 2019 को बेचने थे। तालिब जब शेयर बेचने गया 30 सितंबर को, उस दिन प्राइस चल रहा है मान लो 900 पर शेयर का। तो कहानी समझो पूरी। खरीदे कब थे? 2007 में 100 रुपए के हिसाब से। 31 जनवरी 2018 को प्राइस क्या चल रहा था? फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी? 700 की चल रही थी। जब बेचे उस दिन कितने के बिके? 900 रुपए के बिके। अब जेटली ने समझाया कॉस्ट हम क्या मानेंगे। हमने बोला जो थी फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 को और तुमने जितने का बेचा, दोनों में विच एवर इज लेस। क्या बोला? दोनों में विच एवर इज लेस। बेचे कितने के? 900 के। फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को कितनी थी? 700। 700 900 विच एवर इज लेस। कितनी बन गई मेरी कॉस्ट? 700 रुपए की। फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ। अब देखो 700 कॉस्ट बन गई, पर आपने खरीदे कितने के थे शेयर? सर 100 रुपए के लिए थे। ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 100 रुपए की। हमारे हिसाब से कॉस्ट निकल के आ रही है 700 रुपए की, है ना? इस दोनों में विच एवर इज हायर लगेगा। अब इसमें विच एवर इज हायर लगेगा, यानी अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कितनी बनी? 700 रुपए की। यानी मैंने क्या किया सर, जितने का बेचूंगा वो प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 की, दोनों में विच एवर इज लो, कम अमाउंट उठा लिया। इस कम को मैं कंपेयर करूंगा अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से, जितने के मैंने खरीदे थे, और इन दोनों में जो ज्यादा होगा वो बनेगी मेरी पक्की कॉस्ट, जिसमें मैं गेन निकालूंगा। यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 18 एंड सेल प्राइस, दोनों में जो कम है, जो निकल के आया उसे किससे कंपेयर करूंगा? अपनी कॉस्ट से। कब की कॉस्ट? जब तक खरीदा होगा, विच एवर इज हायर, वो बनेगी मेरी कॉस्ट। यानी मेरी कॉस्ट कितनी बन गई यहां पे? सर 700 रुपए की। चलो गेन निकालते हैं 1920 में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने शेयर लिए थे तालिब ने? 500 शेयर। 500 इंटू 900 के हिसाब से बेच दिए जी, 4.5 लाख के बेच दिए। ठीक है जी, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितनी? 100 की इंडेक्सेशन? नहीं, इंडेक्सेशन नहीं, कॉस्ट हमने निकाल ली 700 की। 500 इंटू 700 35, 3.5 लाख। कितना आ गया? 1 लाख का आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स होगा? टैक्स नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख तक की तो एग्जेम्पशन है, पूरे का पूरा हो गया एग्जेम्प्ट। और अगर ये 1 लाख से ऊपर होता तो एक्सीडिंग अमाउंट पे 10% का टैक्स निकाल देते। समझ आया? सर कुछ कुछ तो समझ आया, पर अभी भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। फॉर्मूला दोबारा सुनते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू कब की? 31 जनवरी 2018 की। किससे कंपेयर करना है? जितने का बेचोगे उससे, दोनों में विच एवर इज लेस। जो अमाउंट निकल के आया इसे किससे कंपेयर करोगे? अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, दोनों में विच एवर इज हायर। ये क्या निकला हमारा? ये हमारी कॉस्ट निकल गई। इसको किससे माइनस कर दोगे? हमारे सेल कंसीडरेशन में से, और आपका निकल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जितना भी गेन आया 1 लाख तक एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर टैक्स अंडर सेक्शन 112A एट द रेट ऑफ 10%। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो प्लीज रिवाइंड कर लो और दोबारा देख लो। बहुत मजेदार तरीके से कराया मैं टॉपिक आपको, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है ये, पर करोगे एग्जाम में पक्का आएगा, बता रहा हूं। तो चलो रिवाइंड कर लो, दोबारा देख लो।
फिर करते हैं इसकी प्रैक्टिस। चलो क्या रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है जी, कॉस्ट निकालनी है, गेन नहीं निकालना, कॉस्ट निकालनी है। 1 लाख का खरीदा, फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी की दे रखी है 5 लाख, सेल कंसीडरेशन 8 लाख। बड़े से सिंपल है, फेयर मार्केट वैल्यू एंड सेल विच एवर इज लेस, 5 और 8 विच एवर इज लेस 5 लाख। कंपेयर करेंगे कॉस्ट से 1 लाख, 1 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर 5 लाख। मेरी कॉस्ट बन गई 5 लाख। सिंपल है सर। अगला 7 एंड 10 विच एवर इज लेस 7 लाख एंड 3 लाख विच एवर इज हायर 7 लाख, ये आ गया 7 लाख। तीसरा 9 लाख एंड 12 लाख विच एवर इज लेस, कितना आ गया 9 लाख। इसे कंपेयर किया कॉस्ट से 5 लाख, 9 लाख एंड 5 लाख विच एवर इज हायर, ये आ गया 5 लाख। ऐसे आप सारे करो। केस मैं एक बार आपको बोलूंगा, आंसर पे हाथ रखो और खुद ट्राई करो। सिंपल है, फेयर मार्केट वैल्यू कब की, 31 जनवरी 18 की। कंपेयर करो सेल से विच एवर इज लेस, जो निकल के आए, कंपेयर करो कॉस्ट से विच एवर इज हायर, ये क्या बन गई आपकी कॉस्ट। और अगर आपको गेन निकालना होता तो पहले वाले केस में कितनी कॉस्ट बन के आई है सर, 5 लाख कॉस्ट निकली हमारी। तो कितने के बेचे हैं सर, 8 लाख के बेचे हैं। अगर 8 लाख की चीज बेची है, 5 लाख की कॉस्ट है, कितना गेन हो गया सर, 3 लाख का गेन हो गया। आंसर आ गया, 3 लाख का गेन है। क्वेश्चन बोले टैक्स भी निकाल दो, 3 लाख का गेन, 1 लाख की एग्जेम्पशन, कितना बच गया गेन 2 लाख का, उस पर 10%, 20,000 आंसर। अगला देखो, अगले में कितनी कॉस्ट निकली आपकी सर, 7 लाख की कॉस्ट निकली। बेचे कितने के हैं सर, 10 लाख के बेचे हैं। सेकंड में हाँ 10 लाख के बेचे हैं, 7 लाख की कॉस्ट, कितना गेन 3 लाख का गेन। ऐसे तो करना है। तीसरा देखो 9 लाख की कॉस्ट निकली है, कितने के बेचे हैं 12 लाख के बेचे हैं, कितना प्रॉफिट 3 लाख का प्रॉफिट। अरे सिंपल तो है, समझ आ गया। हाँ सर समझ आ गया। अब तो मुझे अभी सारे केस आप सॉल्व करेंगे आराम से। ठीक है आगे बढ़ू, हाँ सर ये कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब सुने एक और चीज, यहां स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कैपिटल गेन 2 तरह का हो सकता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे या यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे। इस पे लॉन्ग टर्म का गेन एग्जेम्प्ट था, अब 10% का टैक्स है, और शॉर्ट टर्म पे 15% का टैक्स है। 1 लाख की जो एग्जेम्पशन है सिर्फ लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। जितना भी शॉर्ट टर्म गेन पूरा 15% टैक्स लगेगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म में 1 लाख की एग्जेम्पशन है, इस बात को नोट कर लेना। इसके अलावा कोई और एसेट है अगर, इसको अभी के लिए छोड़ो, इसकी बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के अलावा किसी भी एसेट को बेचो, बिल्डिंग बेचो, पेंटिंग बेचो, गोल्ड बेचो, अगर लॉन्ग टर्म का गेन हुआ तो टैक्स का रेट है 20% अंडर सेक्शन 112। लॉन्ग टर्म ऑन शेयर्स 112A, उसके अलावा 112 टैक्स का रेट 20%। 1 लाख की कोई एग्जेम्पशन नहीं है, यानी बिल्डिंग बेच के अगर 10 लाख का गेन हुआ, पूरे 10 लाख पे 20%, 2 लाख का टैक्स, कोई 1 लाख एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है सर, ये क्यों बताया आपने? ये मैंने इसलिए बताया कि देखो हम पढ़ रहे हैं 112 है, हमने कॉस्ट निकालना सीखा, हमने गेन निकालना सीखा, हमने 1 लाख की एग्जेम्पशन देके टैक्स निकालना सीखा 10% के हिसाब से। हाँ सर, अब समझो 112A लगता कब है सर, आपने अभी तो बताया लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे लगता है। हाँ हाँ, पर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या बोलती है देखो, अगर मैं बात करूं शेयर्स की, किसकी बात करूं शेयर्स की, शेयर्स पे 112A तब लगेगा अगर एसटीटी पे होगा। एसटीटी क्या था, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। और एक कब पे करते हैं सर, आपने बताया ना, अगर स्टॉक एक्सचेंज से खरीदता हूं और बेचता हूं दोनों टाइम लगता ही लगता है टैक्स। हाँ वही बोला है, एसटीटी टू बी पेड बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल। अगर आपने एसटीटी खरीदते हुए भी बेचा है तो सॉरी खरीदते हुए भी पे किया है और बेचते हुए भी पे किया है, दोनों तरफ पे किया है, तो ही 112A लगेगा। और अगर आपने हो सकता है खरीदते हुए ना पे किया हो, बेचते हुए पे किया हो सिर्फ, तो 112A नहीं लगेगा। उस केस में चाहे लिस्टेड शेयर ही क्यों ना हो, जैसे हम गेन निकालते आए थे ना, सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट इंडेक्सेशन करते थे, जितना गेन आता था वैसे निकलेगा। और तब टैक्स का रेट भी 10% और 1 लाख एग्जेम्पशन वाला नहीं होगा, वो सीधा हो जाएगा 20% अंडर 112। दोबारा सुनो क्या बोला,
अगर आपने शेयर्स की बात कर रहा हूं, खरीदते बेचते दोनों टाइम एसटीटी पे नहीं किया तो 112A नहीं लगेगा। उस केस में नॉर्मल से करते आए थे, इंडेक्सेशन वाला फॉर्मूला और कॉस्ट निकाल के करने वाला करेंगे, और उस केस में टैक्स रेट 10% नहीं होगा, 20% होगा, 1 लाख की एग्जेम्पशन नहीं होगी, सेक्शन 112A नहीं होगा, 112 होगा। सर ये कैसे पॉसिबल है एसटीटी पे नहीं किया हो, उस पर अभी आता हूं, पर अभी के लिए समझो बात ये, शेयर्स के केस में एमसीक्यू बन सकता है 112A कब लगेगा, जब एसटीटी एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल दोनों पे किया हो। और अगर बात करूं मैं यूनिट्स की, तो सिर्फ हमें पे करना जरूरी है सेल के टाइम पे, परचेज के टाइम पे नहीं भी किया हो तो फर्क नहीं पड़ता, एमसीक्यू बन सकता है। शेयर्स के केस में 112A लगाना है, कब पे करना है एसटीटी, बाय सेल दोनों टाइम पे। यूनिट्स के टाइम पे कब पे करना है, सिर्फ सेल के टाइम पे। क्लियर हो गया? हाँ सर। कब आए थे जेटली जी? सर 1 फरवरी को आए थे। अगर 1 फरवरी को वो आए, 1 फरवरी 2018 को आए, उन्होंने बात और बोली थी, अगर 1 अप्रैल 2019 यानी जब आपका 1920 प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ है, सॉरी 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 से अगर उसके बाद बेचते हो तो गेन लगेगा, उससे पहले गेन नहीं लगेगा। हमारे काम की चीज भी नहीं है क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर तो 1920 है। बस ये याद रखना, अगर आपने सेल करी हो 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद तो ये सेक्शन लगता था, उससे पहले एग्जाम्पशन ही चल रही थी, पूरा गेन एग्जेम्प्ट था। सिंपल याद रखना, 31 मार्च 2018 तक बेचा होता पूरा एग्जेम्प्ट, उसके बाद बेचेंगे तो ये पूरी कहानी हम पढ़ रहे हैं, ज्यादा रिलेवेंट क्यों नहीं है, हमारा प्रीवियस ईयर 1920 है जो ऑटोमेटिकली 18 के बाद ही आता है, यानी हमारे केस में 112A लगेगा। ठीक है सर, क्या रेट है, एलटीसीजी माइनस 1 लाख और 10%, 1 लाख की एग्जम्पशन 10% का रेट। कैसे निकालेंगे कॉस्ट, मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला बन गया, फेयर मार्केट वैल्यू कब की, 31 जनवरी 18 की, और जितने का बेचा वो विच एवर इज लेस, उसे कंपेयर किया कॉस्ट से, जो ज्यादा आ गई वो बन गई मेरी कॉस्ट, उसे माइनस करा सेल से, मेरा आ गया गेन, गेन माइनस की 1 लाख का एग्जम्पशन, टैक्स निकाला 10% का, बहुत ही बढ़िया। अब बात आती है सर फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 वाली क्वेश्चन में दे रखी होगी, हाँ दे रखी होगी, नहीं दी तो क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको हिंट देगा, कैसे निकाल सकते हो फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 की, समझते हैं। देखो पहले बात तो बताओ, क्या वो शेयर लिस्टेड होगा उस दिन, बिल्कुल लिस्टेड होगा, क्योंकि अगर लिस्टेड टाइम पे एसटीटी पे है तभी तो आपका पॉइंट है। हाँ सर, सुनो ध्यान से सुनना, 31 जनवरी 2018 को अगर वो शेयर लिस्टेड था तो उसकी ट्रेडिंग हुई होगी क्या, ट्रेडिंग मतलब क्या वो शेयर 31 जनवरी को किसी ना किसी ने तो खरीदा बेचा होगा, ताले ने रिलायंस का शेयर लिया था, वो रिलायंस का शेयर 31 जनवरी 2018 को अगर बिका है, अगर बिका है स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये बताओ 31 जनवरी 2018 को वो शेयर मैक्सिमम कितने अमाउंट पे बिका था, वो शेयर मैक्सिमम कितने अमाउंट पे बिका था। हो सकता है ना 31 जनवरी को जब मार्केट खुली हो, पहले रिलायंस का शेयर 500 का बिका हो, फिर 550 का बिका हो, फिर 600 का बिका हो, फिर दोबारा 400 पे आ गया हो, तो हाईएस्ट प्राइस क्या हुआ सर 600 रुपए, तो वो बन गई हमारी फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब अगर 31 जनवरी को वो शेयर बिका है स्टॉक एक्सचेंज में, तो जो हाईएस्ट प्राइस है जिसे बिका होगा उसे कह दूंगा मैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है सर, समझ गया। सर अगर उस दिन सेल नहीं हुई, मान लो 31 जनवरी को शेयर बिका ही नहीं, अगर 31 जनवरी 2018 को शेयर नहीं बिका तो उससे पहले चलो 30 जनवरी 2018, क्या उस दिन बिका था, उस दिन नहीं बिका, और पहले आओ 29 जनवरी 2018 उस दिन बिका था, नहीं, और पहले आओ 28 को, 27 को, 26 को, कभी तो बिका होगा, यानी 31 से पहले चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जिस भी दिन बिका शेयर उस दिन रुक जाओ, और जिस दिन बिका उस दिन हाईएस्ट प्राइस क्या था उस शेयर का जितने बिका है वो बन गई मेरी फेयर मार्केट वैल्यू। मानेंगे 31 तारीख की फेयर मार्केट वैल्यू उसको है, यानी सबसे पहले देखो 31 को बिका है, अगर हाँ तो जितने हाईएस्ट पे बिका वो, अगर 31 को नहीं बिका पहले पहले चलते रहो, जिस दिन बिका उस दिन जो हाईएस्ट प्राइस था वो बन गई मेरी फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है सर, यूनिट्स के केस में फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बोलते, एनएवी बोलते हैं। एनएवी क्या होता है बात की बात है, छोड़ दो अभी, बस याद रखो शेयर्स में होती है फेयर मार्केट वैल्यू, यूनिट्स में होती है एनएवी, ये भी कराना बाकी है। एक क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर हिमांशु एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जो लिस्टेड भी हैं और ट्रेड भी हुए हैं, ठीक है, 5000 शेयर उन्होंने खरीदे थे 100 रुपए के हिसाब से,
ठीक है। एसटीटी पे किया था परचेज पे, वेरी गुड। एसटीटी पे किया है सेल पे भी, ओके। एसटीटी परचेज पे भी बेच लिया, सेल पे भी लिया, यानी कि 112A लगेगा, क्योंकि शेयर्स में दोनों टाइम पे करना जरूरी है और यूनिट्स में सिर्फ सेल पे करना जरूरी है। कब बेचे? 5 अगस्त 2019 को बेचे 700 रुपए के हिसाब से, ठीक है। मैं बनाता हूं उसकी टेबल, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर है 61। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की है जी? सर ये है मेरी 100 रुपए की। 31 जनवरी 2018 की चाहिए मुझे फेयर मार्केट वैल्यू। कब बेचा है मैंने? 5/8/19 को बेचा है, 5/8/19 को बेचा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने की बेची सर मैंने? ये मैंने बेचे सर 700 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 700 के हिसाब से। क्या होती है फेयर मार्केट वैल्यू? दोबारा बता दो सर। अगर 31 जनवरी को ट्रेड हुआ है तो उस दिन जो हाईएस्ट प्राइस था वो, और 31 जनवरी को ट्रेड नहीं हुआ है तो उससे पहले चलते रहो, जिस दिन बिका उस दिन जो हाईएस्ट प्राइस होगा वो। बढ़िया। फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन ने बहुत तैयारी की दे दी, फेयर मार्केट वैल्यू बहुत दिन की दे दी, पर हमको कब की चाहिए? 31 जनवरी 18 की। तो बताओ क्या 1, 4, 6 वाली काम की है? नहीं। 31 जनवरी 17 की काम की है? नहीं। 31 जनवरी 18 की 3 डेट दे दी, हाईएस्ट, लोएस्ट, एवरेज। कौन सी लेंगे सर? हाईएस्ट वाली, यानी काम की डेट आ गई 300 वाली। बढ़िया, ये आ गया 300। लो जी, तीनों डाल दी डेटा में, टाइम बना के सॉल्व करना। क्या बनता है फॉर्मूला? सर फेयर मार्केट वैल्यू एंड सेल प्राइस विच एवर इज लेस। कितना आ गया? 300। 300 एंड कॉस्ट विच एवर इज हायर। कितनी बन गई मेरी कॉस्ट? सर मेरी कॉस्ट बन गई 300 रुपए की। लो जी, चुटकियों में निकाल दिया गेन। कितने का बेचा? 700 का। कितनी कॉस्ट? 300। कितना आ गया गेन? 400 रुपए का गेन। और कितने शेयर हैं सर? 5000 शेयर हैं। कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया 20 लाख का। सिंपल है ना? सिंपल। एग्जाम में पक्का आएगा जी क्वेश्चन ये, ठीक है सर। सर एक बात तो बता दो, बहुत देर से क्वेश्चन मन में घूम रहा है, अनलिस्टेड शेयर यहां पे कैसे आ गए? क्योंकि सर अगर कोई शेयर अनलिस्टेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में है ही नहीं, तो उसको बेचते हुए एसटीटी तो पे हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि एसटीटी कब पे होता है? स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं तो पे होता है। तो अनलिस्टेड यहां पे कैसे आ सकता है? क्योंकि अगर एसटीटी पे ही नहीं हुआ, और शेयर्स में तो कंडीशन थी कि बेचते और खरीदते दोनों टाइम पे करना है। मैंने कहा हाँ, डाउट तो आपका सही है। तो सुनो, पता है कब की बात करता है ये? देखो क्या बोलता है ये, देखो डेट ऑफ एक्विजिशन। आपने जब शेयर खरीदा वो लिस्टेड था, तो यानी एसटीटी पे हुई है, ठीक है सर। आपने जब बेचा शेयर तब भी वो लिस्टेड था, यानी एसटीटी पे हुई है, ठीक है सर। पर 31 जनवरी 2018 को, जिस टाइम 31 जनवरी 2018 थी ना, यानी कि वो कयामत की रात से एक दिन पहले, उस दिन वो कंपनी हो सकता है अनलिस्टेड हुई हो। सर ऐसा कैसे कि पहले लिस्टेड बाद में लिस्टेड होती है अनलिस्टेड? क्यों नहीं हो सकता? उसने सेबी की कुछ गाइडलाइंस को अगर उसने पूरा नहीं किया तो सेबी कुछ टाइम के लिए कंपनी को अनलिस्ट कर देती है। तो सर आप ये कहना चाहते हो जिस दिन खरीदा उस दिन लिस्टेड, जब बेचा उस दिन भी लिस्टेड, पर इस दिन अनलिस्टेड? हाँ, इस दिन अनलिस्टेड। सर इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू कहां से लाओगे? वो तो अनलिस्टेड हो गई अब, और हमें क्या चाहिए था? स्टॉक एक्सचेंज में कितने का बिका शेयर। हाँ सर। तो अब पता कैसे निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू? इसके लिए आपने बोला सर सिंपल सी बात है, सुनो, अगर अनलिस्टेड है, आप एक बात 1 मिनट के लिए 112A भूल जाओ। मैंने कहा भूल गया जी। आप बताओ अगर मैं 31 जनवरी 2018 को कोई शेयर बेचता, नॉर्मल केस में बेचता, आपकी सारी बातें भूल जाओ, मुझे आप बताओ 31 जनवरी 2018 को कोई शेयर बेचता जो मैंने मान लो 2005-6 में लिए होते 5000 शेयर 200 के हिसाब से। कब लिए? 5-6 में लिए 5000 शेयर 200 के हिसाब से, और 31 जनवरी 18 को बेच दिए। गेन निकालो। कैसे निकालोगे? सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। करोगे इंडेक्स कॉस्ट? हाँ करेंगे सर। कैसे करोगे बताओ? सर सिंपल तो है, इंडेक्स कॉस्ट कैसे करते हैं हम लोग?
हम लिखते कॉस्ट कितनी है मेरी 5000 शेयर इंटू 200 के हिसाब से मेरी कॉस्ट है सर 10 लाख रुपए की, 10 लाख की कॉस्ट इंटू 31 जनवरी 18 यानी कि 17-18 हो गया, उसका इंडेक्स होता था। मैंने करो तो सही एक बार करते सर 17-18 का इंडेक्स देखना पड़ेगा ना। 17-18 का मेरा इंडेक्सेशन होगा, 17-18 का इंडेक्सेशन सर 17-18 का होता 272 इंटू कर दिया मैंने 272 डिवाइड बाय 5-6 का इंडेक्स, मैंने कहा बताओ कितना है वो सर 117 ये बन जाती मेरी कॉस्ट। 10 लाख इंटू 272 डिवाइड बाय 117 2324787 ये बन जाती मेरी कॉस्ट सर। ऐसे करते आए थे हाँ सर, बस यही यहां पे करना है। मतलब सर यही करना है, मतलब अगर वो शेयर खरीदते टाइम लिस्टेड है, बेचते टाइम लिस्टेड है, पर 31 जनवरी को लिस्टेड नहीं था, तो उस दिन क्या करो 17-18 के इंडेक्सेशन कर दो, यानी जब से लिया वहां से लेकर 31 जनवरी 2018 तक की इंडेक्सेशन कर दो, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू 17-18 का इंडेक्स डिवाइड बाय जिस साल खरीदा उस साल का इंडेक्स। ये बन गई आपकी कॉस्ट। जितने का बेचा होगा उसमें इस कॉस्ट को माइनस कर देना, आपका गेन निकल जाएगा। सिंपल आंसर। सॉरी दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, ये बन गई आपकी फेयर मार्केट वैल्यू। क्या बन गई आपकी ये फेयर मार्केट वैल्यू। यानी सर कहना चाहते हो जो मैंने निकाला ये कॉस्ट इंडेक्स, जो मैंने कॉस्ट का इंडेक्सेशन किया, 2324787 ये मेरी 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू बन गई है। क्या बन गई है? फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, यानी 31 जनवरी 18 को अगर इंडेक्सेशन करूंगा, मतलब कॉस्ट इंटू 17-18 का इंडेक्स डिवाइड बाय जिस साल खरीदा उस साल का इंडेक्स, ये बनती है मेरी फेयर मार्केट वैल्यू। कब की? 31 जनवरी 18 की। अब ये वही करनी है, फेयर मार्केट वैल्यू आ गई, सेल कंसीडरेशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, जो निकल के आया वो, एंड कॉस्ट विच एवर इज हायर। यानी कि अगर इंडेक्सेशन के बाद आप जो अमाउंट निकालते हो ये बनता है आपका उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू। कॉस्ट नहीं बनती, फेयर मार्केट वैल्यू बनती है। सर बहुत तगड़ा डाउट आ रहा है, क्वेश्चन करा दो एक। ये लो जी, अभी करा देते हैं। मिस्टर आकिब परचेज्ड 500 शेयर्स ऑन 5/8/2007 120 के हिसाब से। साथ सॉल्व करते साथ साथ, ठीक है। ये बन गई टाइमलाइन। 7-8 में सॉल्व शेयर लिए उसने, 500 शेयर 120 के हिसाब से। चलो कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। 500 इंटू 120 बन गया 60,000 के साथ, 60,000 के शेयर लिए, ठीक है सर। एसटीटी पे किया, हाउएवर कंपनी ने कुछ वायलेशन कर दी और देयरफॉर कंपनी डीलिस्ट हो गई। 17-18 में लिस्टेड नहीं है, पर बाद में कंपनी दोबारा लिस्ट हो गई जब आकिब ने शेयर बेचे 19-20 में। कंपनी लिस्टेड थी और कितने के बेचे उसने? 500 शेयर बेचे 450 के हिसाब से। एसटीटी पे किया, खरीदते हुए पे किया, बेचते हुए पे किया, पर 31 पर कह रहा है 17-18 को लिस्टेड नहीं थी, यानी कि 31 जनवरी 18 को लिस्टेड नहीं थी। तो कैसे निकाले फेयर मार्केट वैल्यू? सर अगर यहां की चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू तो पता है क्या करो आप करो इस कॉस्ट 60,000 को 17-18 का इंडेक्स डिवाइड बाय 7-8 का इंडेक्स। मैंने कहा अच्छा जी करते हैं। 17-18 का इंडेक्स कितना है? 17-18 का इंडेक्स 17-18 का इंडेक्स 272 डिवाइड बाय कब लिए हैं सर? 7-8 में। 7-8 का 129 इंटू 272 डिवाइड बाय 129, ये आ गया 126,512। ये क्या बन गई मेरी? फेयर मार्केट वैल्यू। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 500 इंटू 450 कितना आ रहा है? ये 2,25,000। तीनों अमाउंट हाथ में आ गए, लगाओ फॉर्मूला। फेयर मार्केट वैल्यू 1,26,512। कितना का बेचा? 2,25,000, विच एवर इज लेस। 1,26,512 कंपेयर किया कॉस्ट से, विच एवर इज हायर। कितनी बन गई मेरी कॉस्ट? 126,512। ये आ गई मेरी कॉस्ट, ये है मेरा गेन। माइनस कर दो जी, मेरा टैक्स मेरा कितना गेन आ गया? मेरा गेन आ गया 98,488
आंसर खत्म। लॉन्ग टर्म गेन 98488। अगर क्वेश्चन बोलता है टैक्स कितना बनेगा 0, क्योंकि 1 लाख तक तो एग्जाम्प्ट होता है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, 63 हो जाएगा आपसे। समझ आया? हाँ सर, एक बार सम अप कर दूं सेक्शन को पूरे। 112A कब लगेगा? शेयर्स में अगर एसटीटी खरीदते टाइम भी पे किया, बेचते टाइम भी पे किया। यूनिट्स में कब जरूरी है? सिर्फ बेचते टाइम। ठीक है सर। अगर कंडीशन वायलेट हो गई सर तो 112A नहीं लगेगा, नॉर्मल 112 करेंगे। जब बेचा वहां तक का इंडेक्सेशन जो आएगा गेन, उस पर टैक्स आएगा 20% के हिसाब से। पर अगर 112A लगता है तो कॉस्ट हमने निकालनी सीखी, गेन का रेट होगा 10% के हिसाब से, 1 लाख की एग्जम्पशन भी मिलेगी। ठीक है सर। अब सुनो कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या कहती है कि एक्सेप्शन ये कहती है, अब जो केस बताऊंगा मैं आपको, इन केसेस में अगर परचेज के टाइम पे एसटीटी पे नहीं किया तो भी 112A का बेनिफिट मिलेगा। एक्सेप्शन क्या बोलने जा रहा हूं? अगर परचेज के टाइम पे एसटीटी पे नहीं किया तो भी 112A लगाएंगे। सर ऐसे क्यों लगाओगे? सुनो, एसटीटी कब से आया था? सर 1 अक्टूबर 2004 से आया था। अगर कोई शेयर 1 अक्टूबर 2004 से पहले लिए होते तो एसटीटी पे हुआ था? नहीं पे हुआ था सर। तो उस केस में भी हम 112A के अंदर आएंगे और हमें 112A मिलेगा। यानी एक्सेप्शन हो गए शेयर के केस में, एसटीटी पे नहीं किया तो भी 112A लगाएंगे। कब? अगर शेयर आपने 1 अक्टूबर 2004 से पहले लिए होते तो। और क्या एक्सेप्शन है सर? सुना है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयर शेयर देता है अपने एम्प्लॉय को। हाँ सर, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दे दिए तो क्या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू देगा? नहीं सर, उस केस में भी एसटीटी पे करना जरूरी नहीं है। तीसरा, दो कंपनी अमेलगमेट हो गई आरबीआई के रूल के अंदर या किसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर। अमेलगमेशन में क्या होता है? जो नई कंपनी बनती है वो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर देती है। वो भी क्या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू देगी? नहीं सर, अगर आउट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बार बार से देगी तब एसटीटी पे नहीं होता। यानी ये वो केसेस हैं, इन केसेस में अगर एसटीटी परचेज टाइम पे नहीं किया तो भी 112A लगेगा। यानी कि 1 लाख की एग्जम्पशन भी मिलेगी, हम कॉस्ट भी निकालेंगे। समझ आ गया इतना? हाँ सर, समझ आ गया। इस क्लास में मैं सिर्फ 112A ही कराऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है एग्जाम में। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस क्लास को दोबारा देखो, इन क्वेश्चंस को प्लीज दोबारा सॉल्व करो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है कि आना ही है, मुश्किल लगे तो मुझे बताओ, मैं दोबारा बार बार समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, और इस टॉपिक को जितने फ्रेंड्स को शेयर करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि फ्री के नंबर एग्जाम में आने हैं, तो मत छोड़ के जाना प्लीज। रिक्वेस्ट करता हूं 2 बार देखो क्लास को, अच्छे से करो, समझ आएगी आपको। कैपिटल गेन्स खत्म होने वाला है, अब तो बहुत इजी टॉपिक बचा हुआ है, 2 क्लास में कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके मुझे प्लीज बताना कैसा लगा आपको टॉपिक ये, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।